नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा में बैठक को लेकर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकसभा में पहली शह में उनको बैठने का जगह मिला है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रमन। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संसद का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। एनडीए के सभी सांसद संसद पहुंचे, वहीं विपक्ष के भी सभी सांसद ने वहां पर पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। कांग्रेस के सभी सांसदों ने सोनिया गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जहां संविधान लेकर सबको दिखाया, वहीं समाजवादी पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी, उसके सांसदों ने भी हाथ में संविधान की किताब लेकर भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं नारेबाजी करते दिखे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने के बाद अपने 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव इस बार विपक्ष के सबसे आगे वाली सीट पर राहुल गांधी के साथ बैठे नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ में अयोध्या सीट से सांसद बने और कृष्ण प्रसाद भी बैठे रहे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संसद के बाहर भी अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़े रखा और सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात करवाई। अपने पार्टी के इतिहास में इस बार सबसे ज़्यादा सांसद होने के चलते इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी का भौकाल इस बार टाइट रहेगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है बता रहे हमारे सहयोगी अभय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश देने का काम किया है। रविवार के दिन की गई कार्रवाई सीधे तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सबक है कि अगर आने वाले दिनों में अपने कार्यों और दायित्वों में निर्वहन करने में किसी तरह की कोई कोताही बरती जाती है तो फिर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये संदेश देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है ये सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए एक मैसेज है, क्योंकि प्रदेश में अब भी जनता की जो शिकायतें मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर जाते हैं तो इस तरीके की शिकायतें उन्हें मिलती है कि अधिकारी उनसे संवाद नहीं करते हैं और जनता और अधिकारियों के बीच जो संवादहीनता लगातार बढ़ रही है उसको कम करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई इस बात का भी प्रमाण है कि अगर लाल फीताशाही पर अगर अधिकारियों की जो अफसरशाही भी जो बेलगाम हो चुकी है उस पर इसी प्रकार से लगाम कसने का काम यहाँ पर किया जाएगा तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनता इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रही है। अधिकारियों के लिए मैसेज है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा, जनता के साथ संवाद करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। आगरा में आबकारी विभाग ने कई कैफे, कई रूफटॉप पर छापेमारी की है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी फारूक। आगरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आबकारी विभाग ने जो रूफटॉप कैफे चल रहे थे उन कैफों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। रूफटॉप पर चलने वाले कैफे में शराब परोसी जा रही थी, इसलिए आबकारी विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की है। विंटेज कैफे, मिडनाइट कैफे और स्काई ब्लू कैफे, आगरा कैफे के तमाम जो रूफटॉप पर चल रहे थे इन सब पे बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने इन पे छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई में कई लोगों को आबकारी विभाग ने पकड़ा भी है और पुलिस के सुपुर्द भी किया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से तमाम जो कैफ़े चल रहे हैं आगरा में उन पे हड़कंप मच गया है। कैफ़ों को सील कर दिया गया है। रूफटॉप के कैफ़े अधिकतर फतेहाबाद रोड पर चलते हुए मिले थे, जिस पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, आगरा। उत्तराखंड में आगामी उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया है
और क्या फायदा होगा समाजवादी पार्टी के समर्थन से, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने हमारे सहयोगी अब है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए अब इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के समर्थन के बाद ये कहा जा सकता है कि दोनों ही सीटों पर जो सियासी मुकाबला था अब और रोचक यहाँ पर होने लगा है। बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पक्ष में मतदान करेंगे, इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कोशिश करेंगे कि सत्ताधारी दल को मात दी जा सके। ये कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ सीट पर तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो बन रहा था उसमें आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस को भी बढ़त मिलती नजर आ रही है। और अब उपचुनाव की जो रणनीति है उसमें कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार होगा, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों से सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले जो सबक थे उन सबकों को लेने का काम किया गया और आज चुनावों में एकजुटता दिखाने का काम विपक्ष के दलों ने यहाँ पर किया है। कैमरामैन अभय कैंतुआ, इंडिया वाइज। वहीं अमेठी में 5 शिक्षकों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है, लेकिन क्यों, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय। लापरवाह शिक्षकों पर चलेगा बीएसए का हंटर। आपको बता दें पूरा मामला अमेठी के शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां अमेठी में लगभग 4 साल से 5 ऐसे शिक्षक हैं जो अनुपस्थित पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं वो समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज में एक नया परिवर्तन लाते हैं, लेकिन ऐसे लापरवाह 5 शिक्षकों पर बीएसए ने बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि लगातार उन लापरवाह शिक्षकों पर नोटिस जारी किया जा रहा था, कारण बताओ क्यों आप नहीं मौजूद हैं, इसका जवाब देने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का उन 5 शिक्षकों का कोई भी जवाब नहीं आया, जिस पर आखिरी बार बीएसए अमेठी संजय तिवारी ने पेपर में नोटिस को गजट कराते हुए आखिरी 10 दिन का मौका दिया है और यह कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर ये लापरवाह शिक्षक अगर आकर अपना जवाब नहीं देते हैं तो इनकी शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या ये लापरवाह 5 शिक्षक आखिर तक आकर बीएसए ऑफिस में जवाब देते हैं या अपनी शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी सेवाओं को समाप्त करवाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइज, अमेठी। देहरादून की रिस्पना नदी के आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार। उत्तराखंड में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो चुका है और देहरादून के काट बंगला जो सैलधारा रोड पर स्थित है, रिस्पना नदी के किनारे ये अतिक्रमण किया गया था और एनजीटी की जो रिपोर्ट थी उसमें यह लिखा गया था कि जो 2016 के बाद किसी भी अतिक्रमण उन्हें हटाया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था जिसमें जितने भी 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बुलडोजर से यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, अत्यधिक लोग अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हाईकोर्ट के आदेश है उसके बाद लगातार ये कार्रवाई देखने को मिलती है क्योंकि 524 घर इसमें चिन्हित किए गए थे जिसमें नगर निगम देहरादून था और साथ साथ एमडीडीए के 414 मकान थे जो अतिक्रमण की जिद पे थे और इसी के तहत आज जो 414 एमडीडीए के जो अतिक्रमण हुए थे उसे हटाने के लिए आज पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उनके घर यहाँ पर टूट रहे हैं। तो ऐसे में 3 दिन की कार्रवाई बताई जा रही है एमडीडीए द्वारा। नगर निगम देहरादून अपनी कार्रवाई कर चुका है, अब नगर पालिका मसूरी की भी कार्रवाई देखने को मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं काफी नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास 2016 से पहले के जो दस्तावेज उनके साथ है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये तोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा इस कार्रवाई के बाद क्या दोबारा ये कार्रवाई देखने को मिलेगी और इसी तरह जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है उत्तराखंड में चलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन शशि के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। मोतिहारी जिले में 2 पक्षों में आपस ही लाठी डंडों से मारपीट हो गई। क्यों हुई मारपीट और क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। चंपार पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के खनौजी गांव में खानदानी जमीन यानी एक पड़दार को जमीन नहीं देने के कारण गांव में कितनी बार
पंचायती हुआ। पंचायती के बाद एक परिवार को समझाया गया कि एक गरीब परिवार है, इसको घर बनाना है। वो गरीब परिवार जब गिट्टी बालू जो आया तो दबंग यानी परिवार जो दबंग है वो अपने लैस के साथ आकर जमकर मारपीट करने के बाद एक महिला एक गरमल से घायल हो जाने के बाद ग्रामीण द्वारा उसको लाकर पकड़ी दयाल TSC में इलाज कराया गया। इलाज डॉक्टर ने पकड़ी दयाल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल दिया, जहाँ 4 दिन से सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 दिन पहले पकड़ी दयाल थाना में FIR किया गया, लेकिन अभी तक न पुलिस पहुंची, न वो घायल को देखने के लिए, न अभी तक FIR। अब किस पर भरोसा करें, कैसे इसका घर बने? अब ये सरकार और प्रशासन से पूछ रही है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ, जब FIR करने के लिए आना पड़ गया लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। मुख्यमंत्री का सचिव बनकर अफसरों के पास फोन करने और जनसामान्य से ठगी करने वाले साथी ठग को STF ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। साथी ठग पर कानपुर, बस्ती, बलरामपुर समेत कई जिलों में 17 गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। STF ने साथी ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि STF को लगातार सूचना मिल रही थी कि आगरा जिले का रहने वाला विवेक शर्मा मुख्यमंत्री का सचिव बनकर अफसरों के पास फोन कर धौंस जमाता है। इतना ही नहीं, वह जनसामान्य को भी अफसर बनकर ठगी करता है। इस सूचना पर STF हरकत में आई और STF ने बस्ती जिले से विवेक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान विवेक शर्मा से 3 मोबाइल बरामद हुए। साथ ही साथ विवेक शर्मा सचिव मुख्यमंत्री का एक कागज भी बरामद हुआ। इसी आधार पर STF ने उसे गिरफ्तार किया और गहराई से छानबीन किया तो पता चला कि बलरामपुर, बस्ती, कानपुर समेत कई जिलों में उस पर 17 ठगी के मामले दर्ज हैं और वह ट्रू कॉलर में मुख्यमंत्री का सचिव सेट कर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अफसरों के साथ फोन कर ठगी करता था। इस कारनामे को लेकर STF पूरी तरह से सतर्क हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साथी ठग विवेक शर्मा ने बताया कि वह अफसरों के पास बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ फोन करता था और काम करवा लेता था। इतना ही नहीं, जनसामान्य में वह धौंस भी जमाता था, लेकिन STF ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। मेरठ पुलिस ने खोए हुए 110 मोबाइल फोन को बरामद किया है। कहां से बरामद किया है और कैसे इन मोबाइल फोन को बरामद किया है, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख। मेरठ सर्विलांस टीम ने आज भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आज उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिला है। क्या नाम है आपका? अमित चंद। अमित चंद जी, आपका मोबाइल वापस मिल गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हुई और इसमें जो पुलिस ने हमारी मदद की, इस सच्ची खुशी की बात। कितने टाइम में पुलिस ने बरामद कर दिया आपको? ये करीबन 2 महीने नहीं, ज्यादा दिन कहूँ है, 3-4 महीने हो शायद। 3-4 महीने में। कितनी कीमत का फोन था आपका? समथिंग 16,000 रुपए का था। खुशी है आपके चेहरे पर बहुत? खुशी तो वही चीज खुशी होती है जो कोई मिल जाए तो सबको खुशी होती है। मुझे तो और ज्यादा खुशी है। सर्विलांस टीम के लिए कुछ कहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जनता के लिए इतना कर रहे हैं। इससे अच्छी तो बात ही। हमारे साथ मौजूद है जिनका खोया हुआ मोबाइल मात्र 2 महीने में मिल गया है और उनका कहना यह है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और पुलिस का इन्होंने धन्यवाद भी किया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। आगरा में एक महिला की शिकायत पर थाना प्रभारी समेत 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्यों, पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। ट्रेनी महिला SI एतमाद द्वारा एक आरोप लगाया गया। वहां के SHO और SSI पर आरोप लगाया
उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर दिया। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने पेश होकर आरोप लगाया कि SHO द्वारा मेरे साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और तमाम तरीके के उन्होंने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। उसकी जांच कमिश्नर पुलिस द्वारा ACP एतमादुल्लाह को दी गई, जिसमें उनको SHO एतमादुल्लाह को और SSI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच उनके प्रार्थना पत्र की ACP एतमादुल्लाह द्वारा की जा रही है। वहीं SI ट्रेनी द्वारा आरोप और भी गंभीर तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। अब जांच में जो भी होगा वो सब निकल के आएगा कि आरोप जो है कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ये सब अब जांच का विषय है। हालांकि कार्रवाई करते हुए ACP सिटी सूरज रॉय द्वारा SHO को और SSI को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, आगरा। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में एक युवक अपनी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, लेकिन कौन कर रहा है उसकी जमीन पर कब्जा, बता रहे हमारे सहयोगी सनी। बरेली की मीरगंज तहसील में जब हड़कंप मच गया जब एक युवक तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। जैसे ही ये सूचना अधिकारियों को हुई तो मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना फोर्स पहुंची और वो उसके नीचे उतारने के लिए समझा बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास करने लगी। जी आपको बता दें, मीरगंज तहसील के गाँव मनकरी का वो रहने वाला युवक हिमांशु है, जो कि आज सुबह तहसील आते ही तहसील परिसर में बनी हुई टंकी के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ गया, उसका कहना है कि उसकी जो जमीन है गांव में, उस पर काफ़ी कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर वो बार बार यहाँ पे प्रदर्शन भी करता रहा, धंधा प्रदर्शन भी करा। उसके बाद में पैमाइश भी हुई, लेकिन अभी तक उसको कब्जा नहीं मिला है। वहीं SDM का कहना है, जो मीरगंज के SDM है, उनका कहना है कि यहाँ पे पैमाइश कराई गई है, लेकिन 2 नदियाँ होने के कारण वहाँ पे पैमाइश में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जो 3 गाँव वहाँ पे मिलते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी। SDM ने कहा यहाँ पे टीम भेज दी है, राजस्व की टीम भेज दी है, नायब तहसीलदार भी वहाँ पे मौके पर गई है और इस बार पैमाइश करा के उनका कब्जा दिलाया जाएगा। वैसे ही आपको बता दें, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में जिले से लेके हड़कंप मच गया और युवक का यही कहना था कि वो इसीलिए ऊपर चढ़ा है कि बार बार परेशान हो गया था, अधिकारियों के आके परेशान हो गया था, जिसके लिए वो उसको ये कदम उठाना पड़ा। अब देखने वाली बात है कि आज जो पैमाइश करने टीम गई है उस पीड़ित को कब्जा मिलता है या नहीं। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। मैनपुरी में एक परिवार के लोग शव को लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश। में 2 पक्षों में खड़ंजे के विवाद में लेकर 18 जून को मारपीट की घटना हो गई थी। गोगांव थाना क्षेत्र के हिमायूपुर में यह मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 2 पुत्र समेत पिता सहित 3 लोग एक ही परिवार के घायल हो गए थे। तो वहीं आपको बताते थे, सत्यपाल सिंह चौहान और शिव मोहन सिंह चौहान, उनके बेटे और पिता और उनका एक भाई, तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, मगर गोगांव पुलिस ने हल्की धाराओं में मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। जिसके बाद सत्यपाल सिंह चौहान की हालत बिगड़ गई थी और उनको जिला अस्पताल की इमरजेंसी से सैंपल PGI के लिए रेफर किया गया, जिनकी बीती रात मौत हो गई है। मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने अब उनके शव को लेकर मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय पहुंचने के बाद सब को रखकर विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया, जिसके बाद हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और गोगांव CO सुनील कुमार भी पहुंच गए हैं। तो वहीं दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले की बात की जाए तो उन्होंने कहा विपक्षी गणों पर अभी तक पुलिस द्वारा जो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि उनके द्वारा जो मेडिकल कराया गया था वह उस मेडिकल में भी पुनः मेडिकल कराने में भी काफी समय लगा और पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बेटे का कहना है कि पुलिस अगर सही से कार्रवाई करती तो आज यह उनके पिता की भी हालत ठीक होती, क्योंकि पुलिस ने उनका मेडिकल भी सही से नहीं कराया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और परिवार के लोग भी परेशान थे, क्योंकि विपक्षी गण धमकी भी लगातार दे रहे थे। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं मेरठ में एक युवक के हाथ में तमंचा देखकर यानी असलहा देखकर इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन क्यों, पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी शाहरुख।
मेरठ के थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र के बुनकर नगर में एक फैजान नाम के युवक ने अपने पूरे मोहल्ले में हाथ में तमंचा लेकर दहशत का माहौल बना दिया है। आपको बता दें, फैजान के हाथ में तमंचा देख मार्केट के शटर भी गिरने लगे। वहीं लोगों का कहना है कि फैजान ने इरफान के मकान पर गोलियां भी चलाई हैं। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। आपको बता दें, मेरठ के थाना निशाड़ी गेट क्षेत्र में घटनाएं अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वहीं थानेदार घटनाओं को रोकने में विफल होते नजर आ रहे हैं। लगातार घटनाएं पर घटनाएं होती जा रही हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो रायबरेली में गंगा घाटों पर शव दफनाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन क्यों दफनाया जा रहा है गंगा घाट पर शव, बता रहे हमारे सहयोगी राजू। गंगा घाट पर शव को न दफन किया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया था और साफ तौर से मातहतों को निर्देश देते हुए कहा गया था कि कतई गंगा के किनारे जो घाट होते हैं वहां पर शव को न दफन किया जाए और इसके लिए शवदाह भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ताकि जो शव हैं उनको वहां पर जलाया जा सके। लेकिन रायबरेली जिले के ऊंचाहार गंगा घाट का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शव को दफनाया हुआ देखा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरता हुआ जिला प्रशासन देखने को मिल रहा है। बता दें कि हाल में ही गिंगासो गंगा घाट पर भी ऐसे शव दफन देखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की नजरें उस ओर नहीं गई और लगातार लोगों के द्वारा शव को गंगा घाट के किनारे रेतों में दफन किया जाता है। वहीं गंगा की स्वच्छता में भी इस शव को दफन किए जाने से असर पड़ता है और कहीं न कहीं चाहे आवारा मवेशी हो या कुत्ते हो, वो जो शव दफन किए जाते हैं उसको नोचते हैं और उसके बाद वो शव का जो अंत्येष्ट होता है वो कहीं न कहीं गंगा में जाता है, जिससे गंगा जल प्रदूषित होता है और गंगा के आसपास के बसने वाले लोगों में इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश भी देखा गया है। क्योंकि गंगा जो है श्रद्धा और निष्ठा की भावना से लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद जब जिला प्रशासन अपनी नजरें इनायत नहीं किया उस तरफ, तो लोगों में आक्रोश व्याप्त देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वाराणसी में कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। वाराणसी के शास्त्री घाट पर अनिश्चितकालीन धरने पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं, ये परिजन है, यह इनका बीते लगभग 23 तारीख को मुन्नीलाल मौर्य की मौत हो गई। कुछ अज्ञात लोगों के अलावा लगभग 15 से 20 लोग 12 तारीख को आए और घर में घुस करके नृसिंह जो है तो तरीके से मारा पीटा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसको लेकर लगातार मुकदमा के परिजनों द्वारा मुकदमा किए जाने के बाद लगभग 5 से 6 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य अभी काफ़ी अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिसको लेकर के वाराणसी में मुन्नीलाल मौर्य के परिजन वर्तमान में इस शास्त्री घाट पर बैठे हुए हैं, धरनारत हैं, अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं। इनकी ये मांगे हैं कि जब तक जो है सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, बाबा की बुलडोजर जब तक इनके घर पर नहीं चल जाता, जब तक पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाती है, 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। क्योंकि इनका यह कहना है कि हम यहाँ भी असुरक्षित हैं और घर पर भी असुरक्षित हैं। तमाम बदमाशों के द्वारा अभी तक लगातार जो है धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। इसको लेकर हम लोग यहाँ मजबूर हैं बैठने के लिए। जिला प्रशासन से और सरकार से इनकी मांगे हैं कि लगातार कार्रवाई की जाए और तमाम जो अपराधी जो अभी फरार हैं उन पर गिरफ्तार करके कार्रवाई किया जाए। जो मुआवजा है, धनराशि है, परिजनों को जो है दिलाया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक यह धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तमाम यहाँ से जो है परिजन है और तमाम ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं। वाराणसी में शास्त्री घाट पर धरना अनुरोध जारी है। कैमरामैन आनंद के साथ धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस, वाराणसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, लेकिन क्यों अयोध्या के दौरे पर हैं और कौन कौन से नेता हैं जो मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या के दौरे पर हैं, बता रहे हमारे सहयोगी विनय। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जो है अयोध्या दौरा था और उन्होंने महर्ष एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सुबह 9:30 बजे पहुंचे थे और वहां से सीधे जो है रामलला के दर्शन करने जो है अपना 19 विधायक और 13 मंत्रियों के साथ में जो है उन्होंने रामलला के आज दर्शन किए। और रामलला दर्शन के जब परिसर में पहुंचते हैं तो उनका जो आनंद था वो अपने आप में देखने वाले था। उनके मंत्रियों का और विधायकों का मन जो आपके मुख्यमंत्री थे उन्होंने साष्टांग जो है वहां पे
भगवान श्री राम का रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और लगभग वही 12:30 और 1 बजे जो है वहां से जो है सीधे जो है महर्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना हुए हैं और पूरी कैबिनेट रवाना हो गई है। लेकिन जाते जाते ये कह गए हैं कि मुख्यमंत्री कि यहाँ पे आएंगे दोबारा अयोध्या और अयोध्या में 2 दिनों के लिए स्टे करेंगे, क्योंकि अयोध्या जो नगरी है भगवान राम की, उसमें एक से एक जो है मंदिर जो है पौराणिक मंदिर है, सरयू मैया है, उनका भी दर्शन नहीं कर पाए। तो ये जो उनके मन में इच्छा थी वो आधी अधूरी रह गई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है हम यहाँ अयोध्या जो है पुनः आएंगे और भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, सरयू मैया में आरती करेंगे और भी जो पौराणिक मंदिर है, हनुमानगढ़ी है और भी अनेकों मंदिर है, वहां का भी दर्शन करेंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां हमारे सहयोगी देश भर की तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं ग्राउंड जीरो से। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।